एवरीवन, माई सेल्फ अक्षय पांडे और मैं जीएसटी की क्लास लूंगा जो कि बीकॉम के लिए भी सब चलेगा और सी इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए भी चलेगा। जीएसटी का जो भी कुछ है वो चलेगा क्योंकि लेटेस्ट वीडियो में आप लोग को पढ़ता हूँ। सो बिना लेट किए हम स्टार्ट करते हैं। एक मिनट। हाँ, तो ये जो हमारा चैप्टर है ये चैप्टर नंबर 6 में एक्सप्लेन किया गया है, जो कि आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 वैल्यू ऑफ जीएसटी। तो वैल्यू ऑफ जीएसटी मतलब वैल्यू ऑफ सप्लाई अंडर जीएसटी का होता है। तो वैल्यू मतलब ये होता है कि कितने वैल्यू मतलब कितने प्राइस में आपको जो गुड्स हैं या सर्विसेज हैं वो मिली है। तो आपका चैप्टर जो है ये चैप्टर सेक्शन 15 में बताया गया। चैप्टर को मेनली 3 सेक्शंस में बांटा गया। सेक्शंस नहीं कह सकते, सब सेक्शंस कह सकते। सब सेक्शन 1 जो कि वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स बताता है। फिर सेक्शन 52 जो कि इंक्लूजन टू ट्रांजैक्शन वैल्यू। इसका मतलब ये होता है कि हमारी जो वैल्यू है उसमें हम क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं, क्या क्या एक्सक्लूड होगा। फिर सेक्शन 53 जो होता है वो बताता है कि हम अपने वैल्यू ऑफ सप्लाई में कौन कौन से डिडक्शन ले सकते हैं। जैसे कि अगर हमको डिस्काउंट मिला तो हम उसका डिडक्शन दिखा सकते हैं, सब दिखा सकते हैं। तो फिर अब हम सब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करें सेक्शन 15 सेक्शन 1 जो कि बताता है सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दोनों के बारे में, उसकी वैल्यू क्या होती है। तो सेक्शन 15 सब सेक्शन 1 वो बताता है कि जो भी आपके ट्रांजेक्शन वैल्यू होगी, ट्रांजेक्शन वैल्यू तो आप पूछेंगे कि ट्रांजेक्शन वैल्यू क्या होती है। ट्रांजेक्शन वैल्यू वो होती है कि आपने जितने में आपको सामान, मतलब जैसे अगर पैंट शर्ट खरीदना है तो दुकान वाले भैया आपको 200 रुपए की शर्ट देते मान लीजिए, तो उसको कहते हैं ट्रांजेक्शन वैल्यू। सेक्शन 51 में एक बताया कि जो आपकी ट्रांजेक्शन वैल्यू होगी वही आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगी। हाँ, क्योंकि इसमें 2 कंडीशन भी बताए गए हैं। 2 कंडीशन ये है कि जो आपका सप्लायर है और जो आपका रेसिपिएंट है। सप्लायर मतलब कि सेलर, सेलर, रेसिपिएंट मतलब वो रहता है बायर। इसमें ये कहा गया 2 कंडीशन है कि जो आपका सप्लायर और रेसिपिएंट होगा वो रिलेटेड पर्सन नहीं होना चाहिए। रिलेटेड पर्सन का मतलब ये होता है कि मतलब जो रेसिपिएंट है, रेसिपिएंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और आपका जो सप्लायर है गुड्स एंड सर्विसेज ये सेम नहीं होना चाहिए। ठीक, फिर दूसरा कहता है कि प्राइस इसका सोल कंसिडरेशन होना चाहिए। प्राइस सोल कंसिडरेशन का मतलब हो जाता है, मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ, समझिए कि एग्जाम्पल से बताते हैं आपको अच्छे से समझ में आएगी। एक मिनट। अमित है वो शर्ट लेने चला गया, समझ लीजिए कि कोई शॉप पे अमित को ये शर्ट पड़ा 200 रुपए का। अमित ने इनको पे किया 200 रुपए, यानी इनको शर्ट दे दी। इसका कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे अमित को इनको जो पेमेंट करनी है वो कैश में ही करनी है, मतलब कि प्राइस ही देनी है, प्राइस ही होना चाहिए सोल्ड कंसिडरेशन। ऐसा नहीं कि हम बार्टर कर दें या एक्सचेंज कर दें, ये सब अलाउड नहीं होगा।
ओके। हमारी आ जाती है बात सेक्शन 15 सब सेक्शन 2 में, जो कि हमको बताती है कि हमारी इंक्लूजन क्या होगी, मतलब इंक्लूजन क्या क्या होगी, तो ट्रांजेक्शन वैल्यू में इंक्लूजन कर सकते हैं। जैसे वहां पे भी हमने बताया कि जो वैल्यू थी शर्ट की वो 200 रुपये थी, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई हमारा कितना हो गया, तो फिर अब हम जैसे 200 रुपये को थे तो उसमें और क्या क्या ऐड कर सकते हैं, ये सेक्शन 15 सेक्शन 2 में बताया गया। तो सबसे पहले हमारी आती है कि कोई भी टैक्स है जो कि लेवी का है किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा, किसी की भी लॉ के द्वारा, एक्सेप्ट जीएसटी, मतलब जीएसटी के टैक्स को उसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। फिर कोई थर्ड पार्टी की पेमेंट है जिसकी सप्लायर की लाइबिलिटी है और वो बायर पे कर रहा, वो कोई भी लाइबिलिटी हो सकती है। बस आप इतना समझिए कि मतलब लाइबिलिटी होनी चाहिए सप्लायर की और उसको पे करना है बायर। फिर आप क्या कहते हैं, कोई भी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, इंसिडेंशियल एक्सपेंसेस किसी तरीके के भी हो सकते हैं, जैसे कमीशन हो गया या फिर पैकेजिंग चार्जेस हो गया, ऐसे अलग अलग कमीशन, ऐसे अलग अलग इंसिडेंशियल एक्सपेंसेस हो सकते हैं। फिर इसमें ये बताया गया है कि आपका जो अमाउंट है किसी कोई एक्ट होगा सप्लायर का जो कि सप्लायर को पूरा करना था, लेकिन उसका पेमेंट जो है जैसे क्लाइंट ने किया। आप एक एग्जांपल ले लो कि एग्जांपल ले लो, एक एग्जांपल इस तरह से कि सप्लायर है XYZ जो कि मिस्टर ए को ए से सप्लाई करता है। अब यहाँ पे मिस्टर जेड की लाइबिलिटी होती है लाइबिलिटी टू इंस्टॉल ऐसे एट देयर रेसिडेंट। बट ये जो है इसी वाले भैया को दोष देते हैं और उनसे कहते हैं कि आप पेमेंट कर देना। तो यहाँ पे अगर पेमेंट इनने किया हुआ है, तो रेसिपिएंट पे पेमेंट किया हुआ है और लाइबिलिटी जो कि थी सप्लायर की, तो आप इसे अपनी वैल्यू ऑफ सिस्टम में ऐड कर सकते हैं। समझना है आप? फिर चलिए हम मिनट हमारी बात आती है कोई भी इंटरेस्ट हो, कोई भी इंटरेस्ट हुआ, लेट पेमेंट केस हुआ, जैसे कि सप्लायर है मिस्टर एक्स ने, एक्स जो कि एक सप्लायर है, मैंने गुड्स सोल्ड किया मिस्टर एक को 15 डेज क्रेडिट बेसिस पे, और इन्होंने कंडीशन लगाया कि अगर आप 15 दिन के अंदर पेमेंट नहीं करते हैं तो आपको लेट फी प्लस इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अब अगर इन्होंने 15 दिन के अंदर अगर पेमेंट कर दी तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन अगर 15 दिन के बाद, अब ऐसा इस केस में ऐसा होता है कि मिस्टर ए जो है तो पेमेंट करते हैं समझ लीजिए 2 महीने बाद। अब इस पे जो लेट पेमेंट फी होगा वो आप वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड कर सकते हैं। इसमें जो इंटरेस्ट होगा वो भी आप वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड कर सकते हैं। बट अगर आपने कोई लोन लिया है और आप लोन पे इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो वो आप अपने सप्लाई में इंक्लूड नहीं कर सकते वैल्यू ऑफ सप्लाई में। इसको देखिए यहाँ पे इजीली में सब समझा गया है। एनालिसिस ऑफ इंटरेस्ट, अगर आपने लोन लिया है, एडवांस लिया, डिपॉजिट लिया, तो आपका जो वो एग्जाम्पल है। बट अगर आपने कोई डिले पेमेंट की है तो हमारे
जीएसटी लॉ के हिसाब से आप उसको अपनी वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड कर सकते हैं, बट वैल्यू ऑफ सप्लाई में तभी इंक्लूड करेंगे जब वो अमाउंट एक्चुअली पेबल होगा। अगर वेव अप हो गया तो आप अपने वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड नहीं कर सकते। फिर हमारी बात आती है लास्ट, जो कि सब्सिडी से रिलेटेड है। ये इम्पोर्टेंट भी है और इसका क्वेश्चन भी आ जाता है एग्जाम में। तो इसको हम देखते हैं एनालिसिस ऑफ सब्सिडी। ये मान तौर से गलती हुई है, इसको सेक्शन 12 होना चाहिए, 12 में 15 होना चाहिए थी, तो गलती हुई है। अगर हमारी सब्सिडी जो गवर्नमेंट द्वारा मिलती है, मतलब सब्सिडी तो पहले सबसे पहले आप सब्सिडी होती है गवर्नमेंट द्वारा किया गया किसी भी चीज की वैल्यू को कम करने, जैसे कि आप अगर सोलर लगवाते हैं तो गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देती है, तो गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है मेक इन इंडिया को। ऐसे किसी भी चीज में सब्सिडी मिलती है तो वो सब्सिडी दो तरीके की होती है। एक हो जाती है जो गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है, तो अगर आपको गवर्नमेंट से कोई भी सब्सिडी रिसीव होती है तो उसको हम वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड नहीं कर सकते। दूसरी सब्सिडी हो जाती है कि गिवन बाय अदर हो जाती है। इसमें दो पार्ट होते हैं, एक लिंक टू प्राइस होता है, एक नॉन लिंक टू प्राइस होता है। लिंक टू प्राइस आप ऐसा समझिए कि क्वेश्चन आएगा तो आपको लिखा होगा लिंक टू प्राइस है या नॉन लिंक टू प्राइस है। तो अगर हमारी जो सब्सिडी होगी लिंक टू प्राइस होगी तो उसको हम ऑलवेज मतलब हमेशा इसको पहले ऐड करेंगे, ठीक। लेकिन अगर हमारा सब्सिडी नॉन लिंक टू प्राइस है तो हम इसको वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड नहीं कर सकते, ओके। फिर सेक्शन 15 और क्लॉज 3 रहता है जो ना डिडक्शन ऑन डिस्काउंट है, वो हम अपनी वैल्यू ऑफ सप्लाई में माइनस कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो उसके लिए ये चीज आपको देखना पड़ेगा कि जो आपने डिडक्शन दिया है वो जब आपने सप्लाई किया तो डिडक्शन दिया है या फिर पहले सप्लाई कर दिया तो डिडक्शन दिया है। तो अगर आपने पहले सप्लाई कर दिया, सॉरी आपने अगर सप्लाई के साथ डिडक्शन दे दिया है तो आपको इसका एग्जाम को अलाउ होगा कि आप डिडक्शन ले सकते हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई। लेकिन अगर आपने सप्लाई पहले कर दिए उसके बाद में आप वो करते हैं डिस्काउंट अलाउ करते हैं। इसमें दो पार्ट होता है। पहला होता है कि आपने जब इनवॉइस इशू किया तो आपने एग्रीड किया था, अगर आपने एग्रीड किया था तो आप इसका डिडक्शन ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने इनवॉइस बनाते समय इसको एग्रीड नहीं किया था तो आपको इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। ये चेकअप और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि चैप्टर कैसा था कैसा नहीं। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जो कि होगी हमारी टाइम ऑफ सप्लाई। अगले तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।